हमारे देश में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था को चलाए रखना। अच्छा, संघ क्या है थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। जैसे आज भारत में एक केंद्र है, केंद्र के अंदर संसदीय व्यवस्था को जब आप देखते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को संसद में बैठा देखते हैं। हमारी संसद में तो केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में राज्य सरकार काम करती है। उदाहरण के लिए आसान रूप से ऐसे समझते हैं कि आज केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बताने के लिए कि एक देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टियों की हो सकती है। इतना बात समझ में आया? वेस्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार से इस समय ममता जी की सरकार चल रही है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग पार्टी की हो सकती है, सेम पार्टी की भी हो सकती है। जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में उन्हीं के द्वारा बहुमत वाली एनडीए की सरकार चल रही है। अच्छा, तो केंद्र और राज्य एक देश को साथ साथ लेकर आगे बढ़ें, इसके लिए हमारे संविधान में उपबंध किया गया है। उपबंध कैसे किए गए हैं, प्रोविजंस कैसे किए गए हैं? प्रोविजंस ऐसे हैं कि केंद्र के कुछ विषय डिस्कस किए गए। जब हमारा संविधान बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो ये डिसाइड किया गया कि केंद्र सरकार कौन से काम करेगी और राज्य सरकार कौन से काम करेगी। केंद्र सरकार के लिए केंद्र के विषय तय किए गए, राज्य सरकार के लिए राज्य के विषय तय किए गए। केंद्र के विषयों में प्रमुख विषय जैसे संचार है, डिफेंस है, विदेशी संबंध है, ऐसे विषय रखे गए कि केंद्र वालों आप इस पर बड़े कानून बनाना। राज्य के लिए कहा गया कि आप पुलिस जैसी व्यवस्था है या फिर जमीन जायदाद की बात है, उस पर आप लोग अपने कानून बनाना। ठीक है, इस तरह से विषयों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र वाले विषय केंद्रीय सूची में, राज्य वाले विषय राज्य सूची में, और फिर इसी प्रकार से एक समवर्ती सूची बनाई और उसके बाद में जो बच गई उसके लिए एक अलग सूची बना दी गई। ठीक है, रेजिडुअल लिस्ट बना दी गई अवशिष्ट शक्तियों के साथ। अच्छा, तो केंद्र की पावर, राज्य की पावर और समवर्ती सूची, फिलहाल 3 प्रकार की सूचियां देश में काम कर रही हैं। केंद्र की सूची यानी केंद्र सरकार कानून बनाए जिन पर, राज्य की सूची यानी कि राज्य सरकार जिन पर कानून बनाए, और एक समवर्ती सूची जिसमें जो सर कानून बना दे उसका चलता रहेगा, बाद में केंद्र का कानून सबके ऊपर लागू हो जाएगा। समवर्ती को फिलहाल हटा दीजिए, राज्य पर विचार कीजिए। अब राज्य सरकार अपने कानून बनाती है। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं, आज भारत के बहुत से राज्य, जैसे 28 राज्य सरकारें चल रही हैं, तो 28 राज्य सरकारों में बहुत से राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चलाया हुआ है। भारत के अंदर केंद्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चल रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। जैसे गोवा के अंदर चल रहा है। तब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक राज्य में चल रहा है, सब पर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि राज्य ने उसका कानून बना लिया था। तो राज्य ने कानून बनाया, राज्य पर लागू हो गया। इस तरह से फिलहाल हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस देश को चलाते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई हुई है? क्यों ही एक तरफ से सारी चीजें गवर्न नहीं हो जाती? क्योंकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति तक प्रशासन की रीच रहे। इसीलिए प्रशासन को त्रिस्तरीय बनाया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज और नगरीय स्वशासन बनाया गया है। ठीक है, और भी नीचे स्तर तक हम पंचायती राज तक और अर्बन लोकल बॉडीज तक लेकर पहुंच गए हैं कि नहीं, जनता का प्रशासन में भागीदारी होना जरूरी है ताकि वो अपने लिए फैसले करा सके। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इमरजेंसी में होता क्या है। तो अब मैं आता हूं इमरजेंसी पर। ये जो व्यवस्था है ना, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के काम करने की व्यवस्था, इसे आप फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। देश की एक संघीय व्यवस्था है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, अब यदि इस संघीय ढांचे को तोड़ दिया जाए, कैसे तोड़ दिया जाए? राज्य सरकारों से कहा जाए कि आपकी जो कानून बनाने की ताकत है ना, जो राज्य सूची के तहत आपको दी गई ताकत है, वो ताकत भी अब केंद्र अपने पास रखेगा। आसान भाषा में समझिए कि आज पश्चिम बंगाल में समझिए ममता जी की सरकार चल रही है। अगर उनसे कहा जाए कि आपके कानून बनाने की ताकत आपसे लेकर केंद्र अपने पास ले जा रहा है, यह इमरजेंसी का एक प्रोविजन है। इमरजेंसी जब लगती है तो क्या होता है? तो राज्य सरकारों से उनके कानून बनाने की ताकत छीनकर केंद्र अपने पास रख लेता है। यानी कि राज्य सरकारें अपाहिज की तरह हो जाती हैं, उनके पास अब कुछ नहीं होता, वो केवल और केवल पद पर विराजमान तो हैं लेकिन फैसले नहीं ले सकते। पहला पॉइंट समझ में आया? आसान, मैं इसीलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी शब्द तो सुर्खियों में सुनाई देता है, लेकिन उसका असल में क्या फायदा, क्या मतलब होता है, वो क्लियर नहीं होता है। तो इस पॉइंट को पहले हम यहां समझते हैं। एक और दूसरा आर्ग्यूमेंट है, वो भी आपको समझना जरूरी। तो ये तो हो गया सरकार का। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे ओ पावर गई तो इससे मुझे क्या नुकसान है? चलिए, तो आप अपने आप को साइड में हटा लीजिए। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है?
मुझे क्या नुकसान हुआ इमरजेंसी लगने से? ये तो सरकार की पावर गई। ठीक है, मैं थोड़ी ना सरकार में था, मेरी तो सरकार चुनी हुई थी, वो केंद्र में चली गई तो कोई बात नहीं है, तो देश एक ही ना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, और वो दूसरा पॉइंट क्या है? आम जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है इमरजेंसी में? फायदा तो छोड़ दीजिए, नुकसान क्या होता है वो समझिए। क्यों इसे बेकार माना जाता है, क्यों इसे लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है? अच्छा, लोकतंत्र में आपको क्या चीज ऐसी है जिससे आपको लोकतंत्र की फीलिंग आती है कि मेरा, मुझ पर, मेरे लिए शासन, यानी जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ऐसी फीलिंग आपको कहां से मिलती है? आंसर है भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें यह गारंटी दी गई है कि आपको देश में अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, आपको समानता का अधिकार मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। हमारे संविधान में जो 6 प्रकार की आजादियां दी गई हैं अधिकार के रूप में, अगर वो आपको प्राप्त ना हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने जा सकते हैं। हमारे देश में पार्ट 3 हमारे संविधान के आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 में इस बात की व्याख्या है कि हमारी जो 6 प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे अधिकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को गिवन है, अगर उनकी पूर्ति ना हो तो वो व्यक्ति उनकी पालना के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आम आदमी को असली नुकसान क्या होता है कि उसकी कोर्ट में शिकायत करने की पावर छीन ली जाती है। इसलिए जो लोग इमरजेंसी इमरजेंसी सुनते हैं ना, वो पहले यह समझे कि इमरजेंसी में होता क्या है। तो पहला, राज्य सरकारों से कानून बनाने की ताकत छीन ली जाती है। नंबर दूसरा, आम व्यक्ति से उसके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाकर शिकायत करे, यह पावर उससे छीन ली जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने नहीं जा सकते। अर्थात अगर आपको जबरन उठा करके कस्टडी में डाल दिया गया, आप उसके लिए अपील करने नहीं जा सकते। आपको बोलने के अधिकार को कर्टेल कर दिया गया, आप नहीं शिकायत करने जा सकते। आपको अनटचेबिलिटी का कोई मामला दिखाई गया, आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने नहीं जा सकते। आप आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेके नहीं जा सकते। समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून के समक्ष समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब यह हुआ, आसान रूप में अगर मैं कहूं, कि आपका शिकायत करने का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो आपसे ले लिया जाता है। तो 2 पॉइंट समझ में आए कि इमरजेंसी में क्या होता है। आम जनता के अधिकार छिन जाते हैं कोर्ट में शिकायत करने के, जनता की अभिव्यक्ति छिन जाती है। 2 पार्ट तो जनता के स्तर पर, सरकार के स्तर पर राज्य के अधिकार, पावर कानून बनाने की, वो छिन जाती है। अब आते हैं ऐसी क्षमताएं कब छिनी, क्या हुआ, उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। अब उस जगह चलते हैं। 25 जून 1975 के दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन असल मायने में इन दोनों के अधिकार, जनता के और सरकारों के अधिकार छीन लिए गए थे। इसको ही आज याद करने के लिए आज का यह सेशन है कि 25 जून के दिन इसे काले अध्याय के रूप में क्यों कहा जाता है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आकर के कहा कि देश में आपातकाल लग गया है। अच्छा, बाय द वे, भारत के संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है। हालांकि उसमें अब संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है कि अगर हम पर कोई आक्रमण करे या हम किसी पर आक्रमण करें, या तीसरा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो पहले अशांति के रूप में बताया गया था उसे अब चेंज कर दिया गया है, उसे अब अनरविद्रोह के रूप में कह दिया गया है कि अगर कोई सशस्त्र रिबेलियन हो जाए तो आपातकाल लगे। अब तो वो कंडीशन ही हटा दी जो पहले हुआ करती थी। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 352 में यह उपबंध किया हुआ था कि आपातकाल कब लगाया जा सकता है, मतलब ये स्थितियां कब आ जाएं कि ये सारे कानून केंद्र अपने पास में ले ले। तो आंसर दिया गया था कि हम पर आक्रमण हो जाए, या हम किसी पर हम आक्रमण कर दें, या तीसरा हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति स्थित हो जाए। इस आंतरिक अशांति वाले प्रोविजन को ही ध्यान में रख करके हमारे देश में आपातकाल लगा था। बाद में संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति वाले पॉइंट को हटा ही दिया गया और उसके बाद सशस्त्र विद्रोह पॉइंट डाल दिया गया, यानी कि अब कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में आपातकाल नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या था उसको समझते हैं। पहले इंदिरा गांधी जी का आप ये ऑडियो मैसेज सुन लें। ऑडियो मैसेज में उन्होंने अपने द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। उस समय पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने रिकमेंड किया था कि सर आपातकाल की घोषणा कर दीजिए।
अभी इस प्रोविजन में भी परिवर्तन कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सुनकर के ही, कैबिनेट से सुनकर के, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कैबिनेट से सुनकर के ही वो आपातकाल की घोषणा करेगा। और कैबिनेट शब्द का जो जिक्र है ना, वो भारत के संविधान में अब आर्टिकल 352 में मिलता है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल के लिए हम वापस लौटते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय पर किया था वो क्या था? उन्होंने फखरुद्दीन जी से कहा कि सर जी, आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा आंतरिक अशांति की स्थिति बन गई है। अब इंदिरा गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि आंतरिक अशांति की स्थिति बन गई है? ऐसा क्या हो रहा था उस समय? बहुत सी चीजें उस समय चल रही थी। अगर थोड़ा और पीछे चलकर देखा जाए तो देखिए ना, मतलब इस विषय पर भी थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। और प्रकाश कुछ इस प्रकार से है। नेहरू जी की मौत होती है। नेहरू जी की मौत के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यह एक ऐसा राजनीतिक अस्थिरता का काल था कि नेहरू जी के बाद के जो कांग्रेसी थे, जो सीनियर कांग्रेसी लीडर्स थे, उन्हें यह लग रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी तक तो ठीक था कि आप साहब शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिए, शास्त्री जी के बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए कांग्रेस के अंदर बहुत से लीडर्स तैयार नहीं थे। बहुत से लीडर्स जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, जो नेहरू जी के साथ के, शास्त्री जी के साथ के थे, वो तैयार नहीं थे। कांग्रेस धीरे धीरे लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ रही थी। इंदिरा जी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया, पीएम बना दिया गया। इसके चलते कांग्रेस के अंदर स्प्लिट भी हो गया था। 1969 के अंदर कांग्रेस के अंदर विभाजन भी हुआ। विभाजन के अंदर दो कांग्रेस बनकर आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी जी वाली जो आर वाली कांग्रेस है, इसने 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। 5वीं लोकसभा के लिए जब ये चुनाव लड़े तो ये मेजॉरिटी पाकर चुनाव जीत भी गए और सरकार बना लिए। लेकिन जो पूर्व कांग्रेसी थे, जो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री ना बने, उनका मत था कि वो किसी ना किसी प्रकार से जनता के सामने इंदिरा गांधी जी की इमेज को खराब करें, या जनता के सामने ये बताएं कि इंदिरा गांधी जी का प्रशासन में किस तरह का रवैया है। उनकी वो छवि जनता के सामने रखें कि ये तो राजा के घर में पैदा हुई हैं, इसलिए राजा कहलाएंगी, इन्हें तो कानून की कोई परवाह ही नहीं है। जनता के सामने आम वर्सेस खास की लड़ाई वहां बहुत तेजी से उठने लगी थी। 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव में ही एक मामला निकल कर आया, और वो मामला क्या था? वो मामला था चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने अपोनेंट के खिलाफ, इनके अपोनेंट जो थे उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी उपयोग करके उनको कम वोट दिलाना और अपने पक्ष में ज्यादा वोट दिलाना। एक इनके अपोनेंट थे राजनारायण जी। उन्होंने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट में शिकायत यह की कि इंदिरा गांधी जी ने 71 के चुनाव में अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 127 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए के तहत एक अपराध है। ऐसी स्थिति में यदि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, तो उस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। 71 का चुनाव था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। मतलब यह समझिए कि एक सीट पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री है और उनसे यह कहा गया कि आपने 71 का जब चुनाव लड़ा था उसमें कुछ धांधलियां की थी, इस कारण से आपको इस पद पर बैठने का अब राइटफुली लोकसभा के अंदर सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ में यह कहा गया कि अब अगले 6 साल तक आप किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रायबरेली से जो चुनाव लड़ने वाले राजनारायण जी थे, उन्हीं के आरोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। बात है 12 जून 1975 की। 12 जून से 25 जून के बीच में ही सारी पटकथा लिखने में आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इंदिरा गांधी जी का एक सरकारी कर्मचारी जिसका नाम यशपाल कपूर था, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया करता था, उसने इस्तीफे के बाद में चुनाव की तैयारियां करवाई थी इंदिरा गांधी जी के लिए, उनके द्वारा कार्य में सहयोग के चलते ही यह सारा मामला कोर्ट में पहुंचा था। ठीक है साहब। इंदिरा गांधी जी 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गई हुई थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश देते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं,
लेकिन संसद की किसी चर्चा और बिल पर वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। मतलब आप पद पर तो रहिए लेकिन आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका नाम तो प्रधानमंत्री रहेगा लेकिन आपने धांधली की है इसलिए आप इस पद पर काम नहीं कर पाएंगे। बस यहीं से सारा खेल आ गया कि इंदिरा गांधी जी को यह बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग लगा कि यार ये कैसी घटना हो गई कि आप प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे, ना तो इंदिरा गांधी जी को यह बात पसंद आई ना उनके समर्थकों को पसंद आई। बस 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 जून के दिन बड़ी बड़ी घटना लेकर के आने वाला था। जहां एक और ये सब चल रहा था 1971 से लेकर के इस 75 के बीच में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपोजिशन के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी, जेपी उस समय बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके द्वारा देश भर में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन और जनता के बीच में जा जाकर रैली करने का कार्यक्रम चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आने के बाद 25 जून के दिन जेपी साहब ने यानी जयप्रकाश नारायण जी ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें देश मतलब पहले से डिसाइड कर लिया कि कल एक रैली करने वाले हैं, जिसमें देश के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो लोगों में गुस्सा पनप रहा था उसको शो करने का प्रयास किया जाना था। ये सारी बातें कहां से बाहर निकल कर आती हैं? तो बहुत सारी इमरजेंसी पर अब किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी किताबों में कैथरीन फ्रैंक की जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर लिखी हुई जीवनी है उसमें ये बात निकली है। इसी के साथ साथ प्रणब मुखर्जी की भी एक किताब है जिसमें द ड्रामेटिक डेकेड, उसमें उन्होंने ये बताया कि उस रात क्या हुआ था जब इमरजेंसी लगने वाली थी, यानी 24 जून को यह फैसला आया। अब 25 जून की घटना सुनते हैं, यानी कि आज के दिन, आज से 49 साल पहले क्या हुआ था। तो कहते हैं कि उस दिन इंदिरा गांधी जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री तो थे लेकिन वो उस दिन दिल्ली ही थे, दिल्ली के बंग भवन में आकर वो ठहरे हुए थे। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन क्यों कर रही हैं? पहली बात तो ये कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही एक लीडर को फोन किया जा रहा है। ऐसे समझिए आसान भाषा में, जैसे आज सोनिया गांधी जी राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को फोन करें कि साहब आइए आपसे कुछ डिस्कशन करना है। सिद्धार्थ शंकर रे जी से डिस्कशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि शंकर रे साहब के पास नॉलेज बहुत था संविधान का, तो बोले उनसे आपसे कहा कि आप आइए और मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, ये किसने कहा? इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे आर के धवन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपको वन सफदरगंज रोड जो इंदिरा गांधी जी का आवास है वहां तुरंत बुलाया है, आप तुरंत चले आइए। वहां पहुंचते हैं सिद्धार्थ शंकर रे साहब। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसे डिस्कशन तो प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट से करना चाहिए, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करना चाहिए, उन्होंने किसी मुख्यमंत्री से क्यों किया? अब इसके पीछे का कारण जो है वो बताया जाता है कि जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था ना, कांग्रेस दो भागों में बटी थी, उस समय पर सिद्धार्थ शंकर रे जी ने इंदिरा गांधी जी का धड़ा ज्वाइन किया था कि भाई मैं इंदिरा गांधी जी के साथ हूं। तो इंदिरा गांधी जी एक तरह से अपना विश्वास पात्र उन्हें माना करती थी, तो उन्हें बुलाया गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहीं से एक लेसन आता है और वो ये है कि 44वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री कभी अगर इमरजेंसी की घोषणा करेगा भी ना, तो घोषणा के लिए उसे अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी राय लेनी होगी और वो लिखित राय राष्ट्रपति को देनी होगी। क्यों? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट से कोई डिस्कशन नहीं किया, केवल सिद्धार्थ शंकर रे जी को बुलाया, बिठाया, टेबल पर उनसे डिस्कशन किया, 2 घंटे तक उनसे हालात देश की चर्चा की और कहा कि अब मुझे यह बताइए कि हमको देश में कुछ करना है। और बोले क्यों करना है साहब, ये बताइए। बोले मुझे ऐसा लगता है कि देश में जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, जैसी अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए देश को एक शॉक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। शॉक ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसा जो इन्होंने सोचा भी ना हो, इससे ये लोग रास्ते से चलने लगेंगे, कायदे से चलने लगेंगे। ठीक है साहब, ये बात कहां आती है? द ड्रामेटिक डेकेड करके जो पुस्तक है प्रणब मुखर्जी की, उसमें निकली हुई है। ठीक है साहब, इस पुस्तक में बताई गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी जी के पास यह जानकारी थी कि जयप्रकाश नारायण जो रामलीला मैदान में सभा करने वाले हैं, उस सभा के अंदर वो अनाउंसमेंट करेंगे कि अब ऐसी रैली देश के हर जगह पर होंगी और सरकार के एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जाएगी, एक समानांतर सरकार चलाई जाएगी। जिसका मतलब हुआ कि पुलिस अगर कोई आदेश देगी तो वो नहीं मानेंगे, सेना अगर कोई आदेश देगी तो वो नहीं मानेंगे। ये सारी बातें खुफिया तरीके से इंदिरा गांधी जी को पता चल गई थी, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है।
ठीक है साहब। इमरजेंसी की जांच के लिए बनी हुई जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि शाह कमीशन ने सिद्धार्थ शंकर रे से जब यह बात पूछी थी तो उन्होंने इस बारे में बात बताई थी कि इंदिरा गांधी जी कोई शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती हैं ताकि देश को एक मजबूत शक्ति बनाकर उतारा जाए। शॉक ट्रीटमेंट मतलब जैसे बच्चा जब पैदा होता है नहीं रो रहा होता है तो उसको थोड़ा सा थपियाते हैं तब जाके वो रोने लगता है, तो बोले ऐसे ही इंडिया को अब रिचार्ज करने की जरूरत आ गई है। ठीक है साहब। सिद्धार्थ शंकर रे जी से ये बात पूछ ली जाती है। शंकर रे साहब कहते हैं कि देखिए मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं जाकर सोचता हूं और सोचकर फिर आपको बताऊंगा। शंकर रे साहब जाते हैं, बैठते हैं, संविधान की सारी पोथियां खोलते हैं, खोल करके वो जानकारी निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी जानकारी तो आ गई है। जानकारी ये है कि आर्टिकल 352 में 3 आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला, हम पर कोई आक्रमण कर दे जैसे 1962 के अंदर हुआ, हम युद्ध में हों जैसे हम पाकिस्तान के साथ थे 1968 में, या फिर ऐसा कि अगर देश में आंतरिक अशांति मची हो तो हम संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा देखो स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि देश में आंतरिक अशांति है, बस इसी को आधार बनाकर अब अपन इमरजेंसी प्रक्लेम करा देते हैं राष्ट्रपति जी से। बोले हाँ तो बस बिल्कुल लगा सकते हैं, आप बनाइए, ड्राफ्ट करवाइए। बुलाया गया, ड्राफ्ट करवाया गया, ड्राफ्ट लेटर। अब मैं आपको यहां पर फिर से याद दिला दूं, आंतरिक अशांति का ये जो प्रोविजन है इंटरनल इनसिक्योरिटी वाला, ये अब हटा दिया गया संविधान से। अब इसको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिवेलियन डाल दिया है। यानी अब कभी भी हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लग सकता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब। तो इंदिरा गांधी जी के पास में एक जानकारी और थी, और वो क्या था कि उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, अच्छा उस समय की एक और चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। 1971 में जब भारत के अंदर लोकसभा चुनाव थे, 5वीं लोकसभा चुनाव थे, ये तो आपको पता ही है। 1971 में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश बना दिया था। बांग्लादेश का बनाया जाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार थी और उस समय पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ था अमेरिका। अमेरिका का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ था, लेकिन पाकिस्तान को हराना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी। और कहते हैं कि रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत गंदे विचार रखा करते थे, काफी अपशब्दों का उपयोग किया करते थे, मतलब वो इन्हें अच्छे तरीके से संबोधित नहीं करते थे। इंदिरा गांधी जी का वो था, आइडिया था कि संभव है कि रिचर्ड निक्सन मेरी सरकार गिराने का प्रयास करेंगे। सरकार गिराने के लिए CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो हो सकता है जयप्रकाश नारायण जी को सपोर्ट करे और मेरी सरकार गिरवा दे। ये बिल्कुल वैसे था जैसे अभी आपने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार को गिराने में कैसे अमेरिका ने रोल प्ले किया, बिल्कुल वैसा ही रोल यहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंदिरा जी के द्वारा CIA की वजह से। और ये बात में बहुत ज्यादा सच्चाइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनल जो डिप्लोमेसी होती है वो आप और हम तक बात नहीं आती है। लेकिन एक किताब है कैथरीन फ्रैंक की जिसमें इंदिरा द लाइफ ऑफ इंडिया नेहरू, इंदिरा नेहरू के अंदर लिखी गई है। वहां पर इंदिरा जी के इस डर का भी बात जिक्र किया गया है कि इंदिरा जी को लगता था कि CIA ऐसा कर सकती है। ठीक है साहब, ये सारी बातें हो गई। सिद्धार्थ रे जो साहब हैं, सिद्धार्थ बाबू जो हैं, वो अपने घर पे जाते हैं, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सारी बातें सोच के वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो इंदिरा जी को ये सारी जानकारी देते हैं कि मैडम 352 के अनुसार आप लगा सकते हैं। अगले दिन रैली होने वाली है, इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। इंदिरा जी ने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की कि अपन इमरजेंसी कैसे लगाएंगे। राष्ट्रपति जी के पास पेपर भेजा जाता है कि साहब ये पकड़िए, इमरजेंसी के बारे में घोषणा कर दीजिए। राष्ट्रपति जी 25 तारीख की रात को इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। अब संकट ये कि 2 बड़ी चीज होनी है। अब राज्यों से अधिकार छीने जाने हैं, जनता को बोलने का अधिकार नहीं देना है। अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 352 के लगते ही 358 का प्रोविजन की आर्टिकल 19 के तहत दी गई जो 6 बोलने की आजादियां हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन, एक साथ इकट्ठा होना, कहीं भी रिजाइड करना जैसी जो आजादियां हैं, ये कर्टेल हो जाती हैं। तो बोले अगर ये कर्टेल करनी है तो अगले दिन हमें गिरफ्तारियां करनी होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है 25 तारीख के दिन ही उनको यह पता है कि अब जयप्रकाश साहब की भी यहां पे मीटिंग होने वाली है, तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार करना है। दूसरा, इमरजेंसी की घोषणा अखबारों में सेम डे ना हो, ताकि पहले इंदिरा जी का भाषण जाए और भाषण जाने के बाद में यह बात पहुंचे। तो बोले इसके लिए क्या करें? बोले इसके लिए अखबार में यह खबर ना छपने दी जाए। कौन सी? कि अखबार में यह खबर ना छपे कि इमरजेंसी लग गई। तो क्या करें? तो बोले अखबारों की लाइट काट दो। तो दिल्ली में से जो भी अखबार छपते थे उन सबकी लाइट काट दी गई।
लाइट काट दी गई और बोले कोई भी आदमी शिकायत करने कोर्ट ना चला जाए, तो बोले कोर्ट के दरवाजे बंद कर दो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हैं, वो भी इसके अंदर छिन जाती हैं, तो बोले उनका वहां वाला अधिकार भी छीन लो। बोले ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन होती है, हालांकि अब तक भी कैबिनेट को यह जानकारी नहीं थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यह जानकारी नहीं थी। अगला दिन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा तो रात को कर दी जाती है, अखबारों की बिजली काट दी जाती है। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि द स्टेटमेंट्स और हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो अखबार ऐसे थे जिनमें उस दिन भी अखबार में यह खबर छपी थी। क्यों छपी थी, इसके पीछे का कारण बताते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेटमेंट अखबार ही ऐसे थे जहां पर यह खबर छपी थी, क्योंकि इनकी जो बिजली थी ना, वो दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की जगह नई दिल्ली से आती थी। तो जो लाइट कटवाई गई थी ना, वहां से ये चीज निकल कर नहीं आ पाई थी। तो द स्टेटमेंट्स में यह खबर छपी है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। 27 जून को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी, 26 को इंदिरा जी का भाषण होता है, 27 को यह खबर छपती है, अखबारों में हेडिंग बन जाती है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लगते ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझिए, आर्टिकल 19 छिन चुका है, अभिव्यक्ति की आजादी छिन चुकी है, आपको बोलना नहीं दिया जाएगा, नहीं बोलने दिया जाएगा तो उठाइए, उठाकर जेल में डालिए। जेल में डालने के लिए कानून जरूरी है। कानून बनाया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको आप मीसा के नाम से जानते हैं। लालू प्रसाद जी की बेटी का नाम मीसा, अगर आप जानते हो तो मीसा भारती करके जो उनकी बेटी हैं, वो मीसा नाम इन्हीं कानून के ऊपर रखा गया है। उस कानून के तहत लालू जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने इस गिरफ्तारी, ताकि वो हमेशा याद रखें कि वो जेल गए थे, इसके लिए उन्होंने मीसा अपनी बेटी का नाम दिया। हालांकि आज लालू जी की पार्टी इंडिया अलायंस में, यानी कि कांग्रेस के साथ ही स्थित है, जिन्होंने जेल डाला था। ये राजनीति है, राजनीति में मतलब कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता और कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, शायद ऐसा ही कहते होंगे। फिलहाल के लिए वो कानून वही वाला कानून मीसा कानून है। दूसरा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जेल डाल दिया गया, जेल के अंदर कहते हैं लोगों को यह बात पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जैसे कई विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ये सब जेल चले गए। जेल के अंदर साहब तस्वीरें बाहर आने लगी, लंबे समय तक इमरजेंसी के अंदर ये बड़े बड़े नेता जेल के अंदर रहे। इसका जिक्र राजनाथ जी ने भी हाल ही में अपने एक पॉडकास्ट में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जब इमरजेंसी हुई थी तो उस इमरजेंसी के काल में उनकी माताजी को बीमारी हुई थी, बीमारी के समय ये जेल में थे। उनकी माताजी की जब मौत हुई तो उस समय भी अंतिम संस्कार में भी राजनाथ सिंह जी को जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये इन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट के दौरान ये बात बताई। यानी कि आज के दौर के बहुत से राजनेता उस इमरजेंसी के काल में उन 1 लाख लोगों में से थे जो जेल गए थे। ठीक है, उनमें से जयपुर की महारानी, ग्वालियर की राजमाता, ये लोग भी जेल गए थे। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जो हैं, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। विजय राजे सिंधिया जी को भी कुछ इसी प्रकार से गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने भी कुछ हेराफेरी की है। आरएसएस जैसे गठबंधनों, संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी, इन सब पर रोक लगा दी गई कि साहब ये सब नहीं चलेगा। अल्टीमेटली ये सब चीजें धीरे धीरे तब जाकर ढीली होने लगी जब 23 जनवरी 1977 को फिर से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। अब सवाल बनता है, उस समय नरेंद्र मोदी जी कहां थे? कहा जाता है कि उस समय मोदी जी भेष बदलकर, ये सिख का भेष लिया हुआ है, ये दाढ़ी बनाई हुई है, ये फ्रेंच कट रखी हुई है, ये उनकी उस समय की तस्वीरें हैं जब देश में इमरजेंसी लगी थी। कम्युनिकेशन के सारे तारा रास्ते बंद कर दिए गए थे, बड़े नेता जेल में थे, लेकिन जनता को एकदम एक्टिवेटेड रखना था, चालू करके रखना था। तो संवाद कराने के लिए आप भेष बदल बदल करके बहुत सारे राजनेताओं तक जानकारी पहुंचाया करते थे। आप उस समय गुजरात में सक्रिय थे और अंडरग्राउंड तरीके से प्रचारकों के बीच में घूम घूम करके जानकारी पहुंचाया करते थे। उन दिनों मोदी नाथालाल जागड़ा के साथ, वसंत गजेंद्र गडकर के साथ सक्रिय रूप से काम किया करते थे और उस समय जेल में जो राजनेता कैद हैं उनसे भेष बदलकर मिलने जाया करते थे और मिलकर के उन्हें जो आवश्यक चीजें हैं वो पहुंचाया करते थे कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, ये सूचना चल रही है, ये काम की न्यूज है, इस तरह की जानकारी उन तक पहुंचाने का काम किया करते थे। ये मोदी जी के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध है। 21 मार्च के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल को सरकार ने हटा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपातकाल हटते ही रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उनकी एक पंक्ति जो बहुत बार बोली जाती है वो ये है कि बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो लें, कब तक रहेगी आजादी
कौन जाने। इस पंक्ति के बाद देश में यह तय हो चुका था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार हटेगी। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी जी भी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री अपनी असली सीट जब चुनाव हार गए, संजय गांधी भी अमेठी से अपनी चुनाव को सीट को हार गए। यानी कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया और हुआ था। इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जी के द्वारा एक काम और किया गया था, और वो था नसबंदी का, कि लोगों का नसबंदी करा दी जाए। और उसके लिए मतलब बहुत नसबंदी पकड़ पकड़ कर नसबंदी करने का कार्यक्रम भी इसी इमरजेंसी के दौरान चला था। ये भी काफ़ी बड़ा वाकया है। खैर, फिलहाल के लिए ये सारा काम हो गया, और काम होने के बाद में इंदिरा गांधी जी जब वापस जनता के सामने आई तो उनसे काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए गए। तो उनमें उन्होंने अपनी तरफ से हमेशा यही कहा कि उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि उसमें इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो उम्मीद है कि आज आप इस पूरे इतिहास को अच्छे से जान गए होंगे। इस इतिहास